दोस्तों, राजनीति में मोहरे अब बिछाए जाने लगे हैं। राजनीति की बिसात पर चालें चली जाने लगी है और उसी का नतीजा था कि एक दिन पहले राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवार जिता लिए और समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों को तोड़ दिया। और आज अखिलेश यादव का दिन था और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की अहम सीट माने जाने वाली आजमगढ़ सीट के लिए अपनी बिसात बिछा दी और वहां से शाह आलम और गुड्डू जमाली, जो कि पिछले उपचुनाव में जो अखिलेश यादव के इस्तीफा देने से खाली सीट हुई थी उसमें समाजवादी पार्टी को हराने में अहम भूमिका निभाने वाले थे, उनको आज समाजवादी पार्टी में शामिल करा दिया। और इससे ये माना जा रहा है कि वहां की सीट समाजवादी पार्टी के लिए सेफ जोन बन गई है और भाजपा के लिए ये कहीं ना कहीं एक पूर्वांचल में खतरे की घंटी साबित हुई है। नमस्कार, मैं बीपी यादव। नमस्कार, मैं शिव पांडे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पर, जिसमें कि हम लोग विश्लेषण करेंगे इस राजनीतिक उथल पुथल का, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कल राज्यसभा का चुनाव होता है, उसमें कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और उसके ठीक एक दिन बाद आज ये दृश्य सामने दिखाई पड़ता है, जिसमें कि आजमगढ़ की जो सीट है जिसकी किलेबंदी की गई है, घेरेबंदी की गई है, और इसका क्या असर होने वाला है आने वाले चुनाव में, उस पर बात करते हैं। शिव पांडे जी, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और पूर्वांचल के अहम सीटों में से वाराणसी, आजमगढ़ 2 सीटें मानी जाती हैं, 2 केंद्र माने जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सारी सीटें सपा ने जीत ली थी जी। अब 2 बार के विधायक रह चुके शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने सपा में आज ज्वाइनिंग करा दिया और इस ज्वाइनिंग से कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमें कमजोर न समझा जाए जी। ये वही शाह आलम गुड्डू जमाली है जो पिछले चुनावों में अखिलेश यादव ने उस सीट को खाली किया था। विधानसभा सदस्य जब चुने गए थे, उपचुनाव हुआ, धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी थे, भाजपा से दिनेश लाल यादव भोजपुरी स्टार निरहुआ थे और बसपा के टिकट पर शाह आलम गुड्डू जमाली थे। गुड्डू जमाली उससे पहले विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके थे, AIMIM के सीट्स थे, वो चुनाव हार चुके थे, 4थे नंबर पे थे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने 2,66,000 वोट पाए और सबसे मजे की बात यह थी कि मात्र 8,000 वोटों से धर्मेंद्र यादव वहां की सीट हार चुके थे। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी के ऊपर एक वार पर पलटवार भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से घेरेबंदी की गई है, ये घेरेबंदी का असर आने वाले समय में दिख सकता है। 2,66,000 वोट हासिल करने वाला व्यक्ति अगर इस पार्टी में आ रहा है तो उसका असर तो दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो उसके कोर वोटर हैं, जो उसका वोट बैंक है, जब गुड्डू जमाली ने सपा को ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं जो उसके वोटर्स हैं वो भी सपा में आएंगे, सपा के साथ आएंगे और उसका जो असर है वो असर आने वाला चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा दर्शकों को सबसे पहले तो गुड्डू आलम ने क्या कहा ये पहले बयान आपको सुना दे और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। जरूर कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूँ और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने 2 ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज 2 खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है,
मैं एक बैग लेके गया। अगर इस देश का, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हां में हां मिलाता हूं। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद, हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं। और इस मंच से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी कहा है उन लोगों पे जो लोग छोड़ के सपा को गए हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग आत्ममंथन नहीं किए हैं, आत्मसम्मान की बात नहीं है, ये लोग डरे हुए हैं और डर के मारे ये लोगों ने सपा को छोड़ करके भाजपा खेमे में अपना वोट डाला। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोकसभा चुनाव है ये कहीं ना कहीं मंथन होने वाला है, और इस मंथन में जाहिर सी बात है कि आज यहाँ जितने लोग भी स्टेज पर बैठे हुए थे सबको, विशेष करके शिवपाल यादव को, उन्होंने कहा कि जब हमारे शिव चाचा हैं तो ये किसी तरह का भी जहर पी सकते हैं। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इसका मतलब साफ था कि वो इशारा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव 2024 का आसान हम होने तो बीजेपी के लिए कतई नहीं देंगे। जैसे कि आप कितना भी पेच लगाइए, आप सह देंगे तो हम मार देने के लिए तैयार पड़े हैं। जी, ये चीज़ आने वाले समय में देखने को मिलेगी भी, क्योंकि जो आने वाला चुनाव है वो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन, काफ़ी ज़्यादा उठापटक वाला होगा, और उसमें ये जो चीज़ें हैं देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, जब शाह आलम गुड्डू जमाली ने सपा की सदस्यता ग्रहण की तो उन्होंने कहा कि मैं 13 साल बसपा में रहा हूं। जी, लेकिन बसपा आज लड़ाई नहीं लड़ रही है और बसपा शांत पड़ी है, और मैं पीडीए का पक्षधर हूँ। इसी वजह से उन्होंने वजह भी बताई कि क्यों वो बसपा छोड़ करके सपा में शामिल हुए हैं। तो इसी वजह से वो सपा में शामिल हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गुड्डू आलम के आने से वहाँ की फिजा और आसपास की सीटों पर असर तो पड़ने वाला जरूर है। बिल्कुल असर पड़ सकता है।
अभी आपने कही कि गुड्डू जमाली ने कहा कि मैं 13 साल तक बसपा में रहा और बसपा ने लड़ाई करना छोड़ दिया है। उन्होंने एक बात और कही है, जब हम लोग कल बात कर रहे थे तो कल भी एक बात आ रही थी बार बार कि अंतरात्मा की आवाज। हाँ, यही अंतरात्मा की आवाज जैसे कल बात की जा रही थी कि कई सारे लोगों ने कहा जो क्रॉस वोटिंग किए, उन्होंने कहा हम अंतरात्मा की आवाज सुने और क्रॉस वोटिंग किए। तो वही बात आज गुड्डू जमाली ने भी कही है कि मैंने अपने अंतर्मन की, अपने अंतरात्मा की आवाज सुना और मैं बसपा को छोड़कर सपा में आया। उस मुद्दे पर तो खैर आज अखिलेश यादव ने जस्टिफाई भी किया है कि किनकी अंतरात्मा के पीछे कौन कौन सा दबाव था। उन्होंने आज के अपने संबोधन में बताया भी, प्रेस को बताया कि किनके घर से एसटीएफ ने बंदूकें बरामद की थी तो उनको क्या डर है, और किनकी जमीनों का मामला है तो उनको क्या डर है। खैर इस बात को छोड़ते हैं, हम पहुंचते हैं आजमगढ़ और आसपास की सीटों पर शाह आलम गुड्डू जमाली के सपा ज्वाइन करने पे क्या असर पड़ने वाला है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बता दूं कि पिछली बार जब लोकसभा उपचुनाव हुआ था तो वहां का सिनेरियो क्या था। वहां का 2022 में जब वोट पड़े थे तो उस समय 8000 कुछ वोटों से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गए थे। वहां पर 4.25 लाख के पास यादव वोटर हैं, 3 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं और उसके बाद दलित वोटर भी लगभग 2 लाख के आसपास हैं और अन्य वोटर भी हैं। 7.5 लाख 8 लाख वहाँ के तमाम वोटर्स हैं। आपको बता दूं कि 8000 वोट से तो धर्मेंद्र यादव हार गए थे उस चुनाव में, लेकिन 3,12,768 वोट निरहुआ को उस समय मिले थे। 2,66,210 वोट गुड्डू जमाली को मिले थे और 3,04,084 वोट धर्मेंद्र यादव को मिले थे। 8,000 का मात्र फासला था और कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार निरहुआ की स्थिति वहाँ जो भौकाल था, उस समय स्टारडम था, वो अब बचा नहीं है और इस बार का चुनाव कहीं न कहीं ये जो टोटल कदम ताल किया जा रहा है गुड्डू जमाली को लेकर के, ये आजमगढ़ को अभेद्य बनाने के लिए किया जा रहा है। आजमगढ़ को अभेद्य बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीतिक बिसातें जो है वो लगातार चलती रहेंगी और अभी सिर्फ एक पक्ष को देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। आने वाले समय में अभी इसमें और परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अभी सपा ने अपना जो पासा है उसको फेंका है। आने वाले समय में चूंकि बसपा तो खैर इसमें एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर बात करें हम भाजपा की तो भाजपा भी आने वाले समय में इसमें जो भी चाल है वो चल सकती है। और ये तो देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की तरफ से इस दाव का क्या काट आता है। क्या काट एक चीज और आपको बता दूं कि पहले ही गाजीपुर की सीट समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को घोषित प्रत्याशी कर दिया है और ये कहीं न कहीं गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, घोसी, सलीमपुर, ये सब आसपास सटी हुई सीटें हैं और यहाँ पर इन दोनों लोगों के सपा ज्वाइन करने से कुछ ना कुछ वोटों का तो असर जरूर पड़ेगा और बीजेपी के लिए ये खासी पूर्वांचल में ये 2 सीटें परेशानी का सबब बन सकती हैं। जाहिर सी बात है कि पिछली बार में बीजेपी के कदावर नेता मनोज सिन्हा उस गाजीपुर से हार गए थे। बिल्कुल हार गए थे, लेकिन जैसा अभी आप बता रहे हैं, बात आपकी भी सही है, लेकिन जो मुझे देखने को लग रहा है अभी सपा ने सीटें दी हैं, एक गुड्डू जमाली को दे दी और एक अफजाल अंसारी। गुड्डू जमाली को प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। सपा किसको प्रत्याशी घोषित करेगी? सपा का हो सकता है कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े या हो सकता है धर्मेंद्र को यादव को वहां से फिर से रिपीट किया जाए कि आइए पिछली बार का हार का बदला आप चुका लीजिए। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये राह अभी इतनी आसान भी नहीं होने वाली है। किलेबंदी जरूर करने की कोशिश की है सपा ने, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद से काफी राजनीति गरमाई हुई है और काफी ज्यादा असर भी पड़ा है उसका। मंदिर का सहारा है, मंदिर का भी सहारा है। दूसरी चीज देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो मंदिर का बनना और दूसरा सपा का ग्राफ है उसको कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने डाउन किया है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता और उसका भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सपा का जो कोर वोटर है वो भी इधर बीच ये देखा जा रहा है कि सपा से ही काफी ज्यादा नाराज देखने को मिल रहा है। खैर पूर्वांचल का पूरा चुनाव ही समीकरणों पे होता है और इस समय जो समाजवादी पार्टी ने 2-3 सीटों को लेकर के समीकरण साथ दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब तो बन ही गया है। आप लोगों को बता दूं कि जो
गुड्डू जमाली हैं वो आजमगढ़ के हैं, एक व्यवसायी हैं और काफ़ी रईस व्यवसायियों में से वो माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में पासमानदा समाज जो मुस्लिमों का समाज है वो काफ़ी असर रखता है, काफ़ी अच्छे उनके पास वोट हैं और उसी समाज से गुड्डू जमाली आते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर दो मोर्चों पे समाजवादी पार्टी ने अपना फैसला किया है गुड्डू जमाली को लेके। पहला तो मुस्लिम सधेंगे और दूसरा पासमानदा समाज भी सह जाएगा। और इसके साथ साथ ही उनके लिए गाजीपुर जो उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ मुस्लिम वोटर्स छिटक सकते हैं, आजमगढ़ से कुछ छिटक सकते हैं, वो अब छिटकेंगे नहीं। और जाहिर सी बात है कि आजमगढ़ इंडिया गठबंधन में सपा के पास है तो सपा के लिए वो विशेष फायदेमंद होगा। कोई भी उसका अगर प्रत्याशी आता है तो जहाँ तक मेरा मानना है कि उसके लिए वो सेफ जोन होने वाला है। अभी आप पसमानदा समाज की बात कर रहे थे, पसमानदा समाज से मुझे याद आया कि पसमानदा समाज को लेकर जैसे आप कह रहे थे कि ये वोट छिटकने वाला नहीं है, तो पसमानदा समाज पर काफी पहले से नजर भाजपा की भी है और भाजपा लगातार पसमानदा समाज की बात करती आ रही है, पसमानदा समाज की वकालत करती आ रही है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पसमानदा समाज अब सिर्फ किसी एक के साथ जाने से रहा। पसमानदा समाज पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है, गाहे बगाहे उन्होंने एक पसमानदा समाज की पार्टी भी कोई बनाई गई है जो बीजेपी से टाई अप करके लड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखना यह है कि मुस्लिम वोटर का कितना बीजेपी के प्रति रुझान है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए ये खतरे की घंटी है और इस बार उनका स्टारडम कितना चलेगा ये तो आजमगढ़ की जनता बताएगी। हम लोग भी जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे, आजमगढ़ में पहुंचेंगे तो अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वहां की जनता क्या सोचती है। क्या सच में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इतना इस उपचुनाव में, दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते भी थे शिव पांडे जी कि हमको जिता दीजिए, जितना दिन मैं रहूंगा उतना काम कर दूंगा जितना आज तक अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव इस सीट पर काम करके नहीं गए हैं। तो उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक वादा किया था कि मैं वही रेजिमेंट बनवाऊंगा और अभी तक उस पर दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार आधे मिनट संसद भवन में बोले थे और उसके बाद उस पर उनकी जुबान अभी तक नहीं खुली है। तो जाहिर सी बात है कि जिस समाज से दिनेश लाल यादव निरहुआ आते हैं वो लोग भी इस पर सवाल उठाएंगे और उनके घेरेंगे कि आपके वादे का क्या हुआ। तो देखना ही दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये जो राजनीति है कौन सा मोड़ लेती है और इसका क्या परिणाम होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। और एक चलते चलते रिक्वेस्ट कि अब तक आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस मुद्दे पर अगली वीडियो हम लोग एक और लेके आएंगे और उस वीडियो में पूरा विधानसभा वाइज आजमगढ़ का एनालिसिस करेंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ स्टार हैं, आप लोगों के भी फेवरेट होंगे, तो आप लोगों अपना कमेंट भी कीजिएगा। और अगली वीडियो में ज़रूर हम बताएंगे कि दिनेश लाल यादव किन किन सीटों पे फंस सकते हैं या कौन सी उनकी सेफ जोन है। क्या यादव उनके साथ होंगे या फिर यादव इस बार समाजवादी पार्टी के साथ होंगे जो कि सपा का बेस वोटर है। इन तमाम मुद्दों पर अगली वीडियो हमारी जल्द ही आने वाली है, तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक राम राम दुआ सलाम।